थोड़ा रुकिए रुकिए और मेरी ज़रा बात सुन के जाइएगा कि लोगों ने बिहार को बहुत बदनाम कर रखा है कि सबसे बीमारू राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य है, ये है वो है, गरीबी है, भुखमरी है। क्या सब कुछ सिर्फ यही है बिहार में? बहुत सारी चीज़ें हैं और आप बहुत सारी चीज़ें जानते हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको बस गलत बतलाई जाती है। कुछ बातें उसमें से सही भी हो सकती हैं और कुछ बातें जो हैं वो बस लोगों के मन में बस बैठ गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं भाई, तो उन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या बातें जो है गलत बात बताई जाती है, क्या सच बताई जाती है और बिहार में और क्या क्या जो समस्याएं हैं। जैसे कि बहुत लोगों का कहना है कि बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो इंडस्ट्री क्यों नहीं है, या फिर बिहार में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो क्यों है। तो यही सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए और आज हम साथ मिलकर यह बात को अच्छे से समझेंगे कि क्या सच में बिहार ऐसा है या फिर लोगों का बस वो मानना है कि बस बिहार गरीबी और बीमारू राज्य को छोड़कर और कुछ नहीं है। तो उससे पहले आप ये कुछ क्लिप्स देखिए पहले कि लोग क्या सोचते हैं बिहार के बारे में। तो लगता है बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर। सिर्फ इलेक्शन आते हैं और धूमधाम से इलेक्शन होते हैं, वोट्स होते हैं, रैलियाँ निकलती है, देन 5 इयर्स के बाद गॉन। जब बिहार का बारे में सवाल आता है तो बिहार का सबसे पहले यही सवाल आता है कि वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट। यू टॉक अबाउट बिहार, इट्स लाइक पागलपन। बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता है। जब भी मैं बिहार का नाम सुनती हूँ मेरे दिमाग में ना एक गरीबी जैसी इमेज आती है। बिहार की लोग मेहनती हैं और ज़्यादा उन्होंने बहुत अभी मेहनत की है। बिहार के बारे में गरीबी है, पिछड़ा राज्य है, कोई तरक्की नहीं हुई है। कौन सा ऐसा फैक्ट्री, कौन सा ऐसा कारखाना, कौन सा ऐसा पेट्रोल पंप, कौन सी ऐसी गाड़ी इसमें बिहारी नहीं। क्या ये सारी बातें सही हैं या फिर कुछ में से कुछ झूठ भी है या फिर कुछ सारी की सारी बातें सही हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने पहले बताया कि बिहार के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी जो इसकी जो स्पेशलिटी है, यूनिकनेस है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपने पीछे कुछ क्लिप्स देखी और उन कुछ क्लिप्स में से कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है और कुछ जो है आपको अधूरी बात पता है। तो चलिए जानते हैं। तो आपने जो कुछ क्लिप्स देखी हैं, तो उन क्लिप्स में से मैं कुछ पॉइंट्स को पहले एक एक करके आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं। मैं एक पॉइंट था पॉवर्टी वाला, तो क्या बिहार सबसे गरीब राज्य है भारत का? तो जी हाँ, बिहार जो है भारत का सबसे गरीब राज्य है। तो मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, नीति आयोग का 2023 का जो रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग बिहार जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर इंडेक्स में सबसे नंबर 1 है कि मतलब बहुत ज़्यादा इसमें गरीबी है। और वही जो इंडिकेटर जो मतलब उसमें जो पैरामीटर्स हैं वो ऐसे नहीं कि सिर्फ सब लोगों का इनकम कम है या फिर इनकम पर कैपिटा जो होता है वो कम है। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है वो जैसे कि हेल्थ का, एजुकेशन का और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, तो ये तीनों चीज़ों को देखकर बताया गया है कि जो बिहार जो है इसमें जो गरीबी जो है सबसे ज़्यादा है। तो लोग तो बस इतना ही कहते हैं। आप ये बात तो पहले भी बहुत जगह सुन चुके होंगे, लोग भी इतना ही बात बताते हैं। लेकिन आधी बात यह भी है जो कि लोग बहुत ज़्यादा मिस कर देते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट आया है वो भी बिहार में ही आया है। जिस तरह से भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, उसी तरह से हम कह सकते हैं बिहार भी एक डेवलपिंग स्टेट हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि यह भी धीरे धीरे मतलब अपने सारी चीज़ों को बढ़ा रहा है, ऊपर कर रहा है। अपना हेल्थ का या एजुकेशन का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, इन सारी चीज़ों में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। अब जानते हैं हम उसके रीज़न के बारे में कि वो उसका इतना गरीब होने का कारण क्या है। कि अचानक से तो कोई भी चीज़ होता नहीं है, कोई चीज़ होने में बहुत लंबा समय लगता है। खासकर ऐसा स्टेट जो कि पूरे इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस था, सुखी संपन्न था। बड़े बड़े यहाँ पे डायनेस्टी आए, जैसे कि मौर्य डायनेस्टी आया, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी आया। ये सारे जो बहुत बड़े बड़े डायनेस्टी थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना ज़्यादा गरीबी इसमें आ गया? तो इसमें बहुत सारे जो रीजंस हैं वो एक एक करके पॉइंट करके मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ जाति के आधार पे जो भेदभाव यहाँ पे जो किया जाता है कुछ ज़्यादा। जैसे कि आपने देखा होगा जब चुनाव आता है तो चुनाव से कुछ दिनों पहले जातीय जनगणना किया जाता है। क्यों?
ताकि जिस क्षेत्र में जिस जाति के जो लोग ज़्यादा रहते हैं उस क्षेत्र से उसी जाति के विधायक या फिर जो एमपी होते हैं या एमएलए होते हैं उस क्षेत्र से उसी जाति के लोग को खड़ा किया जाता है, ताकि जो लोग जो होते हैं लोग भी अपनी जाति को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यह सिर्फ इलेक्शन में ही नहीं होता है, किसी ऑफिस में भी जो जितने भी सरकारी दफ्तर होते हैं उसमें लोग जो है अपनी जाति को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इससे नुकसान क्या होता है? इससे यह होता है कि जो योग्य उम्मीदवार होते हैं किसी चुनाव में या फिर किसी और जगह जहाँ पे उनको होना चाहिए, वो अपने जाति के वजह से वहाँ पे पीछे रह जाता है, और जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं चाहे किसी ऑफिस में हो जाए चाहे किसी इलेक्शन की बात करें, वो वहाँ पे पहुँच जाता है आगे, जिसके कारण वो राज्य के विकास में उतना बड़ा योगदान नहीं दे पाता है। अगला पॉइंट जो बताया जाता है पॉपुलेशन। तो इतना ज़्यादा गरीबी होने का कारण पॉपुलेशन है। क्या सच में? मेरा यह मानना नहीं है। लोगों का मानना होगा लेकिन मेरा मानना नहीं है कि ह्यूमन भी एक टाइप का रिसोर्स ही है, तो हम लोग उसका यूज करके कुछ बड़ा क्यों नहीं कर सकते हैं। चाइना में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, पूरे इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, 1 नंबर पे आ गया है भारत। लेकिन इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण बड़े बड़े जो देश हैं वो इतना ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग के गरीबी होने के कारण पॉपुलेशन कैसे हो सकता है? तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इस पॉपुलेशन का ठीक से यूज़ ना कर रहे हो, ताकि जो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं वो उतना हम कर ही नहीं पा रहे। जितना हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं उतना प्रोडक्टिव हो ही नहीं पा रहे हैं। तो ये भी पॉइंट हो सकता है जो कि लोग मिस कर देते हैं। सीधा कहते हैं पॉपुलेशन के कारण गरीबी है। पॉपुलेशन के कारण अगर गरीबी होता तो चाइना और इंडिया तो विश्व का सबसे गरीब राज्य और देश होता। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। तो पॉपुलेशन जो गरीबी के कारण मुझे नहीं लगता हो सकता है। अगला जो रीज़न बताया जाता है वो लार्ज इंडस्ट्रीज़ का ना होना। तो क्या यह रीज़न है? हाँ, कुछ हद तक तो है, क्योंकि अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होते तो उनके द्वारा जो टैक्स की जो सरकार को दी जाती या वहाँ पे लोग काम करते तो उससे जो इनकम जनरेट होती, लोग ये इंडस्ट्री जो सामान बाहर एक्सपोर्ट करते, तो इन सारी चीज़ों से जो इनकम होती वो पूरे राज्य के इकॉनमी में कुछ परसेंटेज तो ज़रूर ही कुछ ना कुछ उसमें बढ़ोतरी करती, और जिससे कि पूरे राज्य का जो जीडीपी है वो थोड़ा ना थोड़ा ज़रूर बढ़ता। आगे हम ये सोच सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं है। तो कारण यह हो सकता है कि यहाँ पे जो मिनरल्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है। तो अगला जो कारण हो सकता है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है कि सामान जैसे कोई आया ले जाया जाएगा, तो इसमें आने जाने में जो बहुत सारे जो खर्च हैं और वो भी पड़ता है, और ये तो सारी जगह पड़ता है। लेकिन जो रोड का जो कंडीशन है वो ज़्यादा बेहतर न होने के कारण ऐसा हो सकता है। और जैसे अगर हम बड़े बड़े कंपनी को अगर हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके लिए जो लाइसेंस होता है, तो इन सारी चीज़ों में जो सरकारी चोचले होते हैं, इस सारी चीज़ों को भी डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक कागज़ को पूरा बनने में रास्ते में कितने पैसे लग जाएंगे वो बनाने वाले को ही पता है। तो इन सारी वजहों से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो नहीं होते हैं। तो इसी से जुड़ा जो गरीबी का जो हो सकता है अगला कारण यह भी हो सकता है कि पलायन मतलब क्या होता है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंडस्ट्रीज है नहीं और कुछ ज़्यादा यहाँ पे इनकम का सोर्स वो है नहीं, तो ये लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अदर स्टेट में जाके काम करें, और ये लोग अदर स्टेट में जाके काम घिस के करते हैं, जिसके कारण वहाँ के लोग यहाँ जैसे बिहारी को इतना बुरा समझ चुके हैं कि वो बिहारी एज ए गाली यूज करते हैं, बिहारी कहीं का, ये कहीं का, वो कहीं का। तो ये सारी चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट जाते हैं या फिर यहाँ के जो वर्कर जाते हैं, वहाँ पे किसी अदर स्टेट में बहुत ज़्यादा इनको बुरा ट्रीट किया जाता है। खैर वो सारी बातें अलग हैं, लेकिन मैं अब जो पॉइंट है वो गरीबी का वो मैं बता रहा हूँ कि लोग वहाँ पे अलग अलग जगहों पे जाके काम करते हैं, और जिसके कारण वहाँ के अदर स्टेट्स जो भी हैं वहाँ पे उनको प्रॉफिट होता है, वो वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन अगर वही लोग यहाँ पे काम करते तो यहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता, जिससे कि पूरे स्टेट का जीडीपी बढ़ता। तो ये कारण हो सकता है, लोग ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं। अगला जो कारण हो सकता है वो बिहार का इतिहास है। तो इतिहास कैसे?
तो बिहार हमेशा से तो गरीब राज्य था ही नहीं। तो बिहार जो पुराना जो मगध जो था वो बहुत बड़ा साम्राज्य था, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े डायनेस्टी हुए, जैसे मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। तो ये सारे जो डायनेस्टी हुए वो तो गरीब नहीं थे। तो वो लोग उस टाइम पे पूरे मगध राज्य को, जो कि आज का बिहार है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस, सुखी, संपन्न बना के रखे हुए थे। लेकिन उसके बाद ये आज इस यह कंडीशन हो गया कि सबसे गरीब राज्य बिहार बन गया है। तो उसका एक कारण यह भी है कि जहाँ पे ज़्यादा संपत्ति होती है, जहाँ पे ज़्यादा पैसा वगैरह होता है, तो लोग जो है वहीं ज़्यादा लूटते हैं। तो लूटने का काम कई लोगों ने किया, जैसे कि अलग अलग जगह से जो मतलब लुटेरे आते थे वो करते थे। उसके बाद अंग्रेज़ों ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ का जो संपत्ति है वो जो बहुत ज़्यादा लूटा। तो और भी ये सारे कारण के कारण हो इतना ज़्यादा गरीबी हो गया। उसके बाद से बात ये हुआ कि जो एक ऐसा राज्य जो कि पूरे विश्व का एक ज्ञान बिंदु हो सकता है, मतलब लोग एक जगह यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए, यहाँ पे सीखने के लिए चीज़ों को, उन्हीं चीज़ को ख़त्म कर दिया अंग्रेज़ों ने, जो कि हमारा था नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में ही था। और इतना बड़ा वहाँ पे विश्वविद्यालय, वहाँ का जो पूरा जो पुस्तकालय था उसको उन्होंने जला के ख़त्म कर दिया, जो कि हम उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते थे और हम और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते थे, जिसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये कारण भी हो सकता है हमारे बिहार का इतना पीछे होना। आपको क्या लगता है कि यह सही है या नहीं, ज़रूर बताएं। तो अगला कारण ये हो सकता है कि लैंग्वेज। तो लैंग्वेज, गरीबी, ये कैसे हो सकता है? आप माने या ना माने, जो बहुत सारी जो विकास की या फिर अर्थव्यवस्था की जो बातें होती हैं वो या तो संस्कृत में थी, जो कि हमारे जो बहुत सारे जो पूर्वज जो थे वो लिख के गए, और या फिर इंग्लिश हो सकता है। तो इंग्लिश क्यों? कि मतलब ऐसा नहीं कि मेरा इंग्लिश से कुछ ऐसा है। तो इंग्लिश क्यों हो सकता है? क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ किया जाता है, बहुत लोग यूज़ करते हैं। वो चाहे कोई भी कंट्रीज हो, इंग्लिश में अगर वो कोई बुक वगैरह पब्लिश करते हैं तो वो इंग्लिश में पब्लिश करते हैं, ताकि वो अपने जो लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सके। तो आज हम लोगों को संस्कृत तो कितना आता है वो सबको पता है, तो हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उतना ज़्यादा उसको समझते नहीं हैं, और ना ही उतने हम पुराने हमारे जो पुराण है या कोई पुस्तक रहे जितने भी हैं उसको तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी आते जा रहा है। लेकिन अंग्रेज़ी तो यहाँ के पूरे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। पूरे बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिहार बोर्ड में इंग्लिश तो है ही नहीं, इंग्लिश ठीक से पढ़ाई भी नहीं जाती है। तो जिसके कारण जो लोग जो है उस चीज़ को धीरे धीरे लेट से समझते हैं, लेट से उसको सीखना समझना शुरू करते हैं, जिसके कारण लोग पूरे दुनिया से कनेक्ट होने में उनको टाइम लग जाता है। तो शायद यह भी वजह हो सकती है कि लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं अपने इस लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि वो हिंदी जानते हैं, और हिंदी और भी जैसे मिथिला है, भोजपुरी है, अंगिका है, ये सारी बहुत अच्छी लैंग्वेजें हैं। लेकिन जो हम अगर पूरे विश्व से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश तो समझना ही पड़ेगा, ताकि हम बहुत सारी जो बड़े बड़े जो लोग हुए हैं उनकी बातों को हम समझ सकें, पढ़ सकें और उससे कुछ सीख सकें। तो अगला वजह यह हो सकता है कि मैंने बहुत जगह पे पढ़ा था कि यहाँ के लोग रिस्क नहीं लेते हैं कुछ अलग करने की, कुछ अलग चीज़ों को जानने की, समझने की, अलग चीज़ सीखने की। बस वो पढ़ते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं। तो क्या ये सही है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग रिस्क लेने से डरते हैं। कि ऐसा क्यों? क्योंकि आप 35 लाख में मात्र एक सीट के लिए लड़िए, क्या यह रिस्क नहीं है? कि मतलब हम एक सीट के भरोसे 35 लाख बच्चों के साथ हम बस सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए जुट जाते हैं कि हमें किसी न किसी नौकरी में एक सीट मिल जाएगा। तो इतने बच्चों में एक सीट के लिए लड़ना क्या रिस्क की बात नहीं है? कि अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक लोग इसमें लगे रहते हैं, ताकि कहीं ना कहीं एक हमको जॉब सरकारी मिल जाए और हमारे जो परिवार की स्थिति है उसमें सुधार आ सके, उसमें स्थायित्व आ सके। तो यह रिस्क लेना नहीं हुआ क्या? तो यह भी तो एक रिस्क लेना हुआ। इतना ज़्यादा तो रिस्क और कुछ में भी नहीं है, तो फिर भी रिस्क कैसे नहीं लेते हैं? तो रिस्क लेते हैं तो शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ अलग करने से डरते हैं, कि मतलब कुछ अलग करें, उसमें कहीं फेल हो गए। क्योंकि कुछ अलग करने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे के मामले में तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा कुछ ज़्यादा गरीब हैं, जिसके कारण हम लोग के पास उतना
पूरा सेविंग्स नहीं रहता है जिसको यूज करके हम कुछ अलग चीज़ सीखें, कुछ अलग चीज़ करने की कोशिश करें। तो ये कारण हो सकता है। लेकिन रिस्क लेने की बात अगर कही तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। रिस्क तो लिया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। तो अब मैं अगला पॉइंट बात करना चाहता हूँ लिटरेसी के बारे में, साक्षरता के बारे में। तो साक्षरता में भी क्या बिहार सबसे पीछे है? तो हाँ, बिहार जो था इसमें तो भी सबसे पीछे है। तो जैसा कि मैंने पीछे डिस्कस किया था कि यहाँ तो लोग अलग अलग देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। जैसे हुएनसांग भी यहाँ के जो विश्वविद्यालय वहाँ भी आए थे। तो और भी जैसे कि महात्मा बुद्ध हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी यहाँ मिली थी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो हमारे जो पीछे के विद्वान हैं वो यहाँ से पढ़ के निकले हैं, नालंदा विश्वविद्यालय से। तो बिहार में ही था यह भी। तो यहाँ के लोग तो और भी ज़्यादा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शिक्षित थे। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि आज बिहार जो है सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, आज हम उस वजह को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो दुर्भाग्यवश यह कहना पड़ सकता है कि इसकी जो वजह हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों के मन में यह बैठ गया है कि पढ़ के क्या करेगा, जिसके कारण लोगों का यह मेंटेलिटी बन गया है कि पढ़ के क्या करना है, बाद में तो मजदूरी ही तो करना है अगर नौकरी नहीं हुई तो इसके कारण लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ाना कम चाहते हैं। वो ऐसे लोग वही होते हैं जो खुद पढ़ते नहीं हैं, वो अपने बच्चे को भी ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे जो लोग हैं खुद कुछ भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और एक अच्छे मुकाम पर भेजते हैं। अगला जो वजह हो सकता है पेरेंटल सपोर्ट। जो गार्जियन जो होते हैं, पेरेंट जो होते हैं, अपने बच्चे को उतना हद तक सपोर्ट नहीं करते हैं जितना बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसके कारण बच्चे एक समय के बाद वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे अपने मेहनत पे, अपने जिद पे अड़े रहते हैं और वो एक टाइम पे आके बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो अगला जो कारण हो सकता है ड्रॉपिंग आउट। मतलब बच्चे जो 1 से 5वीं क्लास में जाते हैं, फिर उसके बाद 8वीं से ये जो बीच का जो पीरियड्स है, इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब इसमें बच्चे ज़्यादा ड्रॉप करते हैं। जैसे 5वीं क्लास में, 8वीं क्लास में और उसके बाद 10वीं क्लास में। तो यहाँ इन सारे पीरियड्स में बहुत ज़्यादा बच्चे जो पढ़ाई को ड्रॉप कर देते हैं और कुछ और करने लगते हैं। लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे भी हैं कि आगे भी बढ़ते हैं और कुछ न बहुत बड़ा कर जाते हैं। तो उसके बाद अगला जो रीज़न हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यही सारी वजह शिक्षा दर का न्यूनतम होना बिहार में है। आगे बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो जी हाँ, बिहार में जो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं इसके वजह के बारे में कि ये जो बेरोजगारी दर इतनी क्यों है। तो एक तो पहली बात है कि यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं है जहाँ पे जो लोग कुछ ज़्यादा अगर पढ़ लिख नहीं पाते हैं उसमें जाके कुछ काम कर ले और उससे ज़्यादा उनको कुछ इनकम जनरेट हो और वो अपना घर चला सके। तो ये कारण हो सकता है बेरोजगारी होने का। तो उसके बाद जो अगला वजह जो ये हो सकता है कि वी आर ट्रेंड फॉर जॉब। अब जॉब कोई भी हो, गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, तो इसमें हमें बस पढ़ना है और जॉब करना है, कुछ अलग करना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क लेना हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके कारण अगर लोन लेके अगर वो करना भी चाहें तो बहुत ज़्यादा रिस्क वाला बात है कि अगर वो बिजनेस अगर कुछ अलग करें तो अगर वो फेल हो गया तो फिर वो लोन कैसे चुकाएँगे। तो ये सारी जो रिस्क वाली बातें हैं जिससे लोग दूर भागते हैं और कुछ ना कुछ बस एक स्टेबल चीज़ खोजते हैं ताकि उसमें वो बच जाए। किसी भी तरह से कितना भी मेहनत हो काम करें और वो बस उनको कुछ जो पैसे हैं वो मिल जाए। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। जो कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग जो कहते हैं बस एक तरफा बात करके बहुत सारे जो लोग हैं चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं और भी बहुत सारे क्षेत्रों में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। आगे मैं बात करना चाहता हूँ पॉलिटिक्स के बारे में कि यहाँ का पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अनस्टेबल पॉलिटिक्स है। इसके पीछे जो वजह बताई जाती है वो यहाँ के लोगों को बताई जाती है कि लोग यहाँ के अपने लीडर्स को सही नहीं चुनते हैं। अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो और दोनों के दोनों गलत हो तो आप चूज किसको करोगे? तो आपको या और चूज करना ही पड़ेगा, या तो ये करो या तो ये करो। तो आप दोनों में से किसी जो कुछ आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा वो आप उस चीज़ को चूज कर लोगे। वो चाहे आप कास्ट के बेस पे कर दो या फिर आपको कुछ ऐसे पैसे वगैरह दे दिया जाए, तो इन सारे बेस पे आप उनको चूज कर लोगे। दोनों हमारे अकॉर्डिंग जो चाहते हैं वो ऐसा तो मिल नहीं रहा है, इसलिए जो भी आप सामने आ रहा है उन्हीं को लोग चूज कर लेते हैं।
तो ये वजह हो जाती है। अगर हम अपने अकॉर्डिंग किसी को चूज भी करें और जिसमें हम चाहते हैं कि दूसरा पार्टी उस पार्टी में ना आए, फिर भी होता क्या है कि जो वहाँ उसके जो मेन लीडर होते हैं पार्टी बदल के दूसरा पार्टी चल जाते हैं, उसके पार्टी उसमें चले जाते हैं। तो लोग जो पार्टी है इस पार्टी से उस पार्टी, इस पार्टी से उस पार्टी होते रहता है, जिसके कारण पॉलिटिक्स भी अनस्टेबल है। अब इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर हमारे नेता सही नहीं होंगे तो हमारे देश का या फिर राज्य का विकास भी सही से नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर किसी देश का विकास और राज्य का विकास हो रहा है, इसका मतलब वहाँ के जो नेता हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन यहाँ के नेताओं का कहना है विकास हो रहा है, चारों ओर देखिए तो सही, लेकिन विकास बस कागज़ों पे हो रहा है, ज़मीनों पे दिखता नहीं है। फिर भी चलिए, ये सारे तो जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि सारे लोग बताते हैं और जो कुछ बस निगेटिव पॉइंट्स एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी पॉइंट हैं, मैं उनकी बात अब आगे करना चाहता हूँ। तो अब इस पॉइंट में मैं बात करना चाहता हूँ अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में कि यहाँ का जो बिहार का जो संस्कृति है वो कितना ज़्यादा प्रॉस्पेरस और बहुत ज़्यादा आपको सुकून देने वाला है। जैसे कि आप एक ये सॉन्ग सुनिए। तो इसमें ये आपने अगर कहीं सुना होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुना होगा तो आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत सॉन्ग अच्छा लगा होगा अगर आपने अच्छे से सुना होगा। तो ये जो सॉन्ग है हमारे यहाँ छठ पूजा पे बजाया जाता है। इस पूजा में लोग कहीं भी रहते हैं कि कहीं भी कितने भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, वो सारी चीज़ छुट्टी लेकर यहाँ अपने गांव आते हैं, अपने परिवार वालों से मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला होता है। इसमें लोग एक साथ पूजा करते हैं और जितना भी जो एक डाला होता है वो ले जा कर के एक नदी पे सारे लोग, गांव के सारे लोग एकजुट होते हैं और कुछ भी करते हैं, जो भी काम होता है वो एक साथ मिलकर उसमें भाग लेते हैं। उसके बाद एक साथ उसे मनाते हैं, जो कि आप अगर वहाँ पे रहिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा खुशी वाली बात होती है और कितना ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे होना, छठ पूजा में अपने परिवार वालों के साथ होना। उसके बाद जैसे दीपावली है, उसके बाद होली है, ये सारे और जो राज्यों में भी मनाया जाता है, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोगों के एकदम दिल से जुड़ा हुआ है, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जो कि आप यहाँ पे रहिएगा तो आप इसे बेहतर समझ पाइएगा। अगला जो पॉइंट है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो यहाँ पूरे बिहार में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे मगही है, अंगिका है, मैथिली है, भोजपुरी है, तो भोजपुरी के वो जो कुछ गाने और कुछ मूवी जो थोड़ी असली या फिर कुछ अच्छे नहीं होते हैं, उनको छोड़कर अगर भोजपुरी का अगर लैंग्वेज की बात किया जाए तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अगर आप सुनिएगा, अगर इसमें आपको डांटा भी जाएगा ना तो बहुत मधुर आवाज़ लगेगी। जैसे इंग्लिश में अगर डांट के बोला जाए व्हाई आर डूइंग दैट, मतलब आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब चिल्ला के बोलेगा या फिर कुछ थोड़ा टोन उसका अलग रहेगा। जो इसी बात को अगर यहाँ की भाषा में बोला जाए तो अहाँ किए करे छे, अगर इस बात को कितना भी गुस्सा से अगर बोला जाए तो आपको मतलब उतना गुस्सा नहीं लगेगा, कि थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये सारी भी पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ के बारे में, यहाँ का डाइवर्सिटी, यहाँ का कल्चरल डाइवर्सिटी, यहाँ का लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यहाँ का जो रिच हिस्टोरिकल हेरिटेज। तो ये सारी जो बातें हैं वो हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, जो कि लोग मिस कर देते हैं। तो आई होप आप समझे होंगे कि मेरे ये पूरे वीडियो बनाने का बस उद्देश्य यही है कि आप पूरे एक राज्य को बस कागज़ के आंकड़ों के हिसाब से जज ना करें। यहाँ आए, घूमे फिरे और उसके बाद बताएं कि कैसा है। तो मैं यहाँ पे आपसे विदाई लेना चाहूँगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना कीमती वक्त देने के लिए आपका धन्यवाद।